वेलकम स्टूडेंट्स, ग्रुप थ्योरी के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लैग्रांजेस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझेंगे और इसे प्रूफ करेंगे। तो लैग्रांजेस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट है जिसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये आपके पास एक कोई भी ग्रुप दिया गया है और ये उसका सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप की हेल्प से आप कोसेट बनाते हो, ग्रुप के एलिमेंट की हेल्प से, है ना भाई। ग्रुप का एक एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर ए और एच, यहाँ से आपका कोसेट बनता है। तो बात ये आता है कि आप कितने कोसेट्स बना सकते हैं, मैक्सिमम कितना बन सकता है ना। देखिए, जितने लेफ्ट रहते हैं उतने राइट भी बनते हैं, हम लोग ये जानते हैं। तो लेफ़्ट राइट की बात नहीं करते हैं, अभी हम लेफ़्ट ही कितने प्रकार के लेफ़्ट बना सकते हैं, पहले इस चीज़ को सोचते हैं। तो ये जो एलिमेंट है वो आपका ग्रुप से आते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ए में 8 एलिमेंट्स हैं, तो कम से कम 8 तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, है ना भाई। ए इंटू एच है यहाँ पर, तो एक बार मैं 1 करके बनाऊँगा, एक बार -1 इंटू एच, फिर आयोटा इंटू एच करूँगा, माइनस आयोटा इंटू एच, जे इंटू एच, माइनस जे इंटू एच, के इंटू एच और माइनस के इंटू एच। तो इतने तो बनेंगे, है ना भाई, इससे ज़्यादा तो नहीं बन सकता, है ना। तो पहले तो हमको ये समझ में आ गया कि इस सब ग्रुप के लिए इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स में लिख सकता हूँ और इतने कोसेट बना सकता हूँ। अब ऐसा हो सकता है कि कोई 2 कोसेट इक्वल आ जाए, है ना भाई। हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ा है पुराने वीडियो लेक्चर में कि कोई भी 2 कोसेट्स आपस में, 2 लेफ्ट कोसेट या 2 राइट कोसेट, या तो आपस में इक्वल होंगे या तो आइदर डिजॉइंट और आइडेंटिकल, है ना। तो हो सकता है कोई इक्वल आ जाए, है ना। तो उस चीज़ को देखते हैं। जैसे कि अगर मैं 1 इंटू एच करूँगा तो इस सब ग्रुप में कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? इस कोसेट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 1 का ऑपरेट करोगे तो आपको 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा ही मिलने वाला है ना। -1 से अगर मैं इसको गुणा कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, -1 फिर 1 फिर माइनस आयोटा और फिर आयोटा। तो ये भी कोई नया चीज़ तो नहीं मिला मेरे को, जो ये सेट है वही सेट फिर मिला है मेरे को। तो ये दोनों में अंतर हुआ क्या? नहीं हुआ, है ना भाई। तो यहाँ पर देखो, ये दोनों कोई 2 अलग अलग कोसेट नहीं है, ये दोनों तो इक्वल कोसेट आ गए, है ना। वैसे ही आई की हेल्प से अगर मैं बनाऊंगा तो ये आई -1 और 1, ये तीसरा कोसेट भी कोई नया कोसेट नहीं मिला, ये तो इसी के बराबर कोसेट है। और वैसे ही अगर मैं -i की हेल्प से बनाऊंगा तो ये हो जाएगा -i 1 और -1। तो देखिए, ये चौथा कोसेट जो -i की हेल्प से बना था वो भी कोई नया कोसेट नहीं बना है, वो तो वापस से रिपीट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 4 कोसेट हैं वो कोई नए कोसेट नहीं, वो तो एक ही कोसेट है। 4 कोसेट डिफरेंट नहीं है, ये 4 एलिमेंट से भले बने हैं लेकिन ये चारों के चारों इक्वल आ रहा है। और ये किसके इक्वल आ रहा है? आपका सिंपली h के बराबर आ रहा है, ठीक। अब जे से देखते हैं, जे की हेल्प से। जे की हेल्प से अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे मिलेगा पहले जे और माइनस जे, ठीक। अब जे इंटू आई करूँगा, ध्यान देंगे ना, जे और फिर आई है तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस के, और उसमें करूँगा तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। अब ये एक नया कोसेट मिला मेरे को। देखिए, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये डिजॉइंट है। माइनस जे करूँगा तो ये माइनस जे आया, और जे इंटू आई ये हो जाएगा के और माइनस के। अब देखिए, ये जो कोसेट है वो भी इसके बराबर आ गया। अब के की हेल्प से बनाते हैं भाई कोसेट। के की हेल्प से बनाएंगे तो ये के माइनस के इंटू आई क्या होता है आपका, जे और माइनस जे। और यहाँ पर आपका आ गया माइनस के माइनस जे और जे। तो देखिए, आपने जो एक सब ग्रुप का कोसेट बनाया था, टोटल 8 बन सकता था मैक्सिमम। 8 में मैक्सिमम कितने ही बन रहा है? सिर्फ 2 ही बन रहे हैं, 1 और 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 कोसेट ही मिले अल्टीमेटली ना। ये 4 एलिमेंट की हेल्प से एक प्रकार का कोसेट बना, इन 4 एलिमेंट्स की हेल्प से दूसरे प्रकार का एलिमेंट बना, दूसरे प्रकार का कोसेट बना। तो ये कोसेट क्या है, 1 -1 आई -i, है ना। और एक दूसरा ये बना है जे -j, के और माइनस के, ठीक। तो अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स का, इन सारे कोसेट्स का यूनियन कर देता हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब का यूनियन कर ले रहा हूँ। मतलब मैंने क्या किया, 1h यूनियन -1h यूनियन i यूनियन, ऐसा करते करते मैंने इन सब का यूनियन कर लिया। यूनियन करूँगा तो कोई खास चीज़ तो नहीं है इन चारों में, तो वो एक बार लिखाएगा और इन चारों का एक बार लिखाएगा, है ना भाई। ये मैंने यूनियन किया। यूनियन करने से मेरे को क्या मिल रहा है, देखिए 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, जे माइनस जे और के माइनस के।
तो मेरे को क्या मिल गया, यूनियन करने के बाद सारे कोसेट्स का मैंने क्या किया, यूनियन किया। यूनियन करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, वापस से जो मेरा ग्रुप था वो मिल गया। और ये ग्रुप कौन सा है, क्वार्टेनियन ग्रुप मिल गया। इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को आपको समझना है कि कोई भी आपके पास ग्रुप दिया गया है और उसका एक सब ग्रुप दिया गया है, ठीक। तो उस सब ग्रुप के लिए जितनी पॉसिबिलिटीज़ आप लेफ्ट कोसेट बना सकते हो या फिर राइट कोसेट बना सकते हो, ठीक है। तो जितना भी आप बना सकते हो उन सब का अगर आप यूनियन ले देंगे, है ना, हमने बनाया और सबका यूनियन ले लिया, यूनियन लेने के बाद वो किसके बराबर आ जाएगा, ग्रुप के बराबर, ठीक। तो इसी को अगर मैं ऑर्डर के फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे को कैसे लगेगा, ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ, इसको कैसे लिखा जा सकता है, मान लो ये एलिमेंट A1 है, H यूनियन A2, H यूनियन A3, H, ऐसा करते करते मैंने 8 एलिमेंट्स लिए थे, तो A8 H, इन सब का यूनियन करूँगा तो जो आएगा वो ऑर्डर और ये ग्रुप का ऑर्डर बराबर होने वाला है। क्लियर है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ है अभी लैग्रांजेस थ्योरम में, इसलिए मैंने आपको इसको बताया। अभी 6-7 मिनट हो रहे हैं इसको पढ़ाते, तो इतना सब पढ़ाने का एक ही मकसद है कि आप इस चीज़ को समझ सको कि किसी भी ग्रुप और के किसी भी सब ग्रुप से जनरेटेड जितने भी कोसेट्स होते हैं उनका यूनियन जो है वो वापस ग्रुप के बराबर आता है, मतलब उन दोनों का ऑर्डर बराबर आने वाला है। क्लियर है। चलिए अब लैग्रांजेस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है, लैग्रांजेस थ्योरम का स्टेटमेंट, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यहाँ पर कम से कम 4 बार ऑफ आया होगा तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, ठीक है, ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, ये जो लैग्रांजेस थ्योरम है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट ग्रुप पे ही वर्क करेगा, ठीक। ऑर्डर ऑफ जी कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। मान लीजिए आपने उसको ले लिया n, ठीक। देन क्या बोल रहे हैं, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। तो फाइनाइट ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होंगे, है ना, इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मतलब देखिए ये सब ग्रुप है, H इज सब ग्रुप ऑफ G, ऑर्डर ऑफ G कुछ होगा n और H सब ग्रुप है G का, तो ऑर्डर ऑफ H भी होगा कुछ m। तो ये क्या बोल रहा है कि जो सब ग्रुप है वो हमेशा डिवाइजर होगा ग्रुप के ऑर्डर का। तो डिवाइजर का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो मतलब n/m अगर मैं करूँगा तो मेरे को कुछ k मिलेगा। डिवाइजर का मतलब क्या, परफेक्ट डिवाइड हो जाना है ना भाई। तो ग्रुप के जितने भी ऑर्डर है, ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप हैं उनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है। सिंपल सा वर्ड में ये चीज़ ये बोलना चाह रहा है, सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है फाइनाइट ग्रुप के लिए, ठीक। तो ये हो गया। तो हमको इसी चीज़ को प्रूफ करना है, हमको यही चीज़ दिखाना है। हम लोग अभी मानेंगे लेट ऑर्डर ऑफ जी इज n, h इज सब ग्रुप ऑफ g, ऑर्डर ऑफ h इज m, देन वी नीड टू शो दैट दिस, ऐसा करके। क्लियर है। तो इसको प्रूफ करते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू n एंड h इज सब ग्रुप ऑफ g ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। इस चीज़ को आप ऐसा मत लिख देना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा भाई। इसको अच्छे से स्टेटमेंट के तौर पे लिखना, लेट h बी एनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप g ऑफ ऑर्डर n, ऐसा इसको मस्त लिखना। फिर भले चाहो तो इस चीज़ को लिख सकते हो, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका एक कोसेट बनाते हैं। अब आप चाहो तो लेफ्ट कोसेट बना सकते हो या राइट कोसेट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग यहाँ पर अभी लेफ्ट कोसेट बनाते हैं, ठीक। एंड A बिलोंग्स टू G। अब मैं लेफ्ट कोसेट बनाता हूँ, देन लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। तो लेफ्ट कोसेट किस प्रकार से बनेगा, HA टाइप से बनेगा आपका। क्लियर है। HA इज द लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G, ये आपका लेफ्ट कोसेट हो गया। चलिए यहाँ पर अब हम फर्स्ट वी प्रूव दैट ईच कोसेट AH हैज़ एज मैनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एज द सब ग्रुप ऑफ H। देखिए हमको क्या करना है, हमने अभी एक एलिमेंट की हेल्प से कोसेट बना रहे हैं, ऐसे ही हम
A की हेल्प से बनाएंगे, फिर A2 की हेल्प से बनाएंगे, A3, A4, ऐसा करके हम बहुत सारे कोसेट्स बनाएंगे। अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि जितने भी कोसेट्स हैं ना, कोसेट्स उनके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। जितना H के पास एलिमेंट्स है डिस्टिंक्ट एलिमेंट, उतने ही कोसेट्स के पास भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। इस चीज़ को हम शो करना चाहते हैं, ठीक। तो चलिए मान लेते हैं भाई H के पास एलिमेंट है, H इज इक्वल टू H1 H2, टोटल H का ऑर्डर कितना M, तो ये H M ये आपके एलिमेंट्स है। क्लियर है ना। सपोज आर द मेंबर्स ऑफ H, ऐसा लिख सकते हो आप। सपोज H1 H2 HM आर द मेंबर्स ऑफ H, ठीक। देन मेरे को क्या बनना है, लेफ्ट कोसेट, तो AH का मान क्या हो जाएगा, AH1 AH2 AH3 ऐसे करके AHM, इतने सारे एलिमेंट्स मिल गए, है ना भाई। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास AH ये आपका कोसेट मिल गया। अब देखिए भाई इस कोसेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। जैसे ये कोसेट आपके पास आया है AH1 AH2, क्या इनमें से कोई एलिमेंट्स बराबर तो नहीं हो जाएंगे, सभी तो हो सकता है। तो देखिए हम जान रहे हैं कि H1 H2 ये सब के सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। क्लियर है, H1 H2 HM डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, तभी तो उसके पास M एलिमेंट्स हैं टोटल, ये सब डिस्टिंक्ट है। अब अगर मैंने AH1 बराबर AH2 ले लिया, मान लो भाई कोई दो एलिमेंट बराबर हो गए। अगर दो एलिमेंट बराबर हो गए तो लेफ्ट कैंसिलेशन से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो H1 बराबर H2 आ जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि H1 और H2 बराबर है, दो एलिमेंट बराबर हो गए, मतलब ये बराबर आ गया। और ये तो आपने बराबर लिया नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एलिमेंट्स बराबर हो ही नहीं सकते। क्लियर है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर ऐसा लिखा नहीं जाएगा कि ये बराबर नहीं है करके, यहाँ पर आपको डायरेक्टली सिंस करके लिखना होगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा AH बराबर दिस हैज़ M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। इस कोसेट के पास M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, आपको लिखना पड़ेगा सिंस, क्योंकि AH1 इज इक्वल टू AH2 अगर हुआ तो बाई कैंसिलेशन लॉ H1 बराबर H2 हो जाएगा। और अगर H1 बराबर H2 आ गया तो फिर ये डिस्टिंक्ट कैसे हो पाएंगे, है ना भाई। तो ये चीज़ को आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। क्लियर है। आप चाहो तो इस स्टेप के बाद इसको ना लिख के ऐसा भी लिख सकते हो, देयरफॉर करके, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, देयरफॉर AH हैज़ M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ऐसा भी आप लिख सकते हैं ना भाई। AH ऐसा आ गया क्योंकि AH1 बराबर AH2 अगर हुआ तो लेफ्ट कैंसिलेशन से H1 इज इक्वल टू H2 हो जाएगा, जो कि गलत है। सो देयरफॉर AH हैज़ M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ये चीज़ आपको यहाँ पर ऐसा पुट करके लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो इसको पूरा आप लिख लीजिए, इसके आगे का चीज़ को मैं वापस इसमें लिखूँगा, तो इसको आप वीडियो को रोक के इसको पूरा कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें पहले क्या प्रूफ करना था कि AH जो है, AH के पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, जितने H के पास एलिमेंट्स हैं, वो चीज़ हमने अभी प्रूफ कर लिया है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एनी टू डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G ना, कोई भी दो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स आर डिजॉइंट, वो डिजॉइंट होंगे। भाई हम जानते हैं कि कोई भी लेफ्ट कोसेट जो है वो या तो इक्वल होंगे या तो डिजॉइंट होंगे। तो अगर हम डिस्टिंक्ट लेंगे तो डेफिनेटली वो डिजॉइंट होंगे। दे हैव नो एलिमेंट्स कॉमन, उनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, है ना। सिंस G इज फाइनाइट ग्रुप, अगर G फाइनाइट ग्रुप है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G विल बी फाइनाइट। तो भाई जितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स बने वो भी फाइनाइट होंगे। तो इन चीज़ों को आपको इमेजिन करते चलना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा भाई कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट आपस में डिसजॉइंट होंगे, उनके बीच में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। सिंस G इज फाइनाइट, अब अगर G फाइनाइट ग्रुप है तो ऐसे कितने डिस्टिंक्ट ग्रुप बन सकते हैं, फाइनाइट ही तो बनेगा भाई। जैसे हमने लिया था ना Q8 आपका फाइनाइट ग्रुप था। अब उसमें आपने देखा कि चार जो कोसेट थे एक जैसे बन गए, उसके बाद चार कोसेट एक जैसे बन गए, तो टोटल डिस्टिंक्ट कितने मिले, सिर्फ दो प्रकार के मिले थे ना, ये सिर्फ दो मिले थे आपको। तो वही चीज़ को ये बोला है कि एनी टू डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ G आर डिसजॉइंट, जो डिस्टिंक्ट है वो डिसजॉइंट होंगे।
और जी आपका फाइनाइट है ना भाई, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स वो भी आपके फाइनाइट होंगे। तो जो अगर ग्रुप फाइनाइट है तो कितने डिस्टिंक्ट मिलेंगे आपको कोसेट्स, फाइनाइट ही मिलेंगे। 2 मिला यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर उसको बोले मान लीजिए के मिल गया, ठीक है। इसमें उसने नाम दे दिया कि मान लो के एलिमेंट्स हैं, के प्रकार के आपको मिल सकते हैं। जैसे Q8 में 2 मिला, किसी में 5 मिलेगा, किसी में 8 मिलेगा, ऐसे करके मान लो के मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं नाउ, अब हम यूनियन करते हैं। मैंने आपको इस थ्योरम की शुरुआत में बताया था कि किसी भी ग्रुप ना, किसी भी ग्रुप के सब ग्रुप से जनरेटेड जितने भी कोसेट्स होते हैं ना, उन सब का अगर मैं यूनियन कर दूं, A1 यूनियन A2H यूनियन A3H यूनियन करके कर दूं, तो वो जो यूनियन है किसके बराबर आता है, ग्रुप के बराबर आता है ना भाई। तो यहाँ पर मैं यूनियन तो करूँगा, लेकिन पहले ही बोल देता हूँ कि मैं सिर्फ डिस्टिंक्ट्स का यूनियन करूँगा। क्लियर है। लेकिन मैंने यहाँ पर पहले लिख लिया, सिंपली नाउ करके लिखते हैं, नाउ A1H यूनियन A2H यूनियन, ऐसा करते करते मैंने AKH का यूनियन लिया। ये किसके बराबर आना चाहिए, ग्रुप के बराबर आना चाहिए, ठीक। अब मैंने जो बोला उस चीज़ को समझ में नहीं आया हो तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने थ्योरम के शुरुआत में जो स्टेटमेंट आपको बोला था कि किसी भी ग्रुप के सब ग्रुप से जनरेटेड जितने भी कोसेट्स होते हैं, जितने भी कोसेट्स होते हैं, लेफ्ट कोसेट ले लीजिए या तो पूरा पूरा राइट कोसेट ले लीजिए, उन सब का यूनियन ग्रुप के बराबर होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था, तो मैंने लिख लिया भाई। आपने ग्रुप क्या लिया था, जी, सब ग्रुप लिया था H, है ना। और उसके जितने भी कोसेट्स बना सकते हो, जैसे A1 के थ्रू आपने बनाया, A2 के थ्रू बनाया, ऐसा करके आपने सारे कोसेट्स बनाए, उन सब का यूनियन कर लिया। और एक मिनट ना, ये और जाएगा आगे, AH के आया और यूनियन करके जितने भी कोसेट बना सकते हो। कितने कोसेट बना सकते हो, जितना ग्रुप के पास एलिमेंट है ना भाई, जितना ग्रुप के पास एलिमेंट है उतना कोसेट बना सकते हो। AK आया, उसके बाद यूनियन में AK+1H आएगा, ऐसा करके और बहुत सारे आप AN तक बना सकते हो। पहले तो ये चीज़ आएगा, ठीक है, पहले ये चीज़ आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें से भाई, यूनियन करने से जो एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें वो भी आ जाती हैं। जैसे हमने बनाया था ना Q8 में जब आप यूनियन कर रहे थे तो 8 सेट्स का आपने यूनियन किया था, लेकिन वो 8 सेट काम के नहीं थे, उनमें से सिर्फ 4 में से 1 सेट काम का था, इन चारों में से सिर्फ 1 ही सेट काम का था आपका। तो यूनियन तो हम सबका करते हैं, लेकिन काम के सिर्फ 2 थे, जो आपके डिस्टिंक्ट थे सिर्फ उतने ही काम के थे, है ना। तो हमने अभी यूनियन तो सबका कर दिया, अपने जो हम जानते हैं उसकी हेल्प से हमने यूनियन तो जितने कोसेट से सबका कर दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, उनमें से जो डिस्टिंक्ट है सिर्फ उनको लेते हैं, क्योंकि जो कॉमन है उनको लेने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए आपने माना यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट हैं वो कितने हैं, के, तो ये आपके पास आ जाएगा AH यूनियन A2H यूनियन करके AKH, ये जी के बराबर आ जाएगा भाई। इन सब का यूनियन लेने का कोई मतलब नहीं है, वो तो रिपीट होने वाले हैं। क्लियर है। अब देखिए, इससे पहले मैंने ये जो लिखा था, इसके पहले क्या लिखा गया था कि AH के पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, जितने इसका जो ऑर्डर है उतना होगा जितना कि H का ऑर्डर है, तो वो M था, है ना भाई। तो वैसे ही A1H का ऑर्डर M होगा, A2H का ऑर्डर भी M होगा, A3H का ऑर्डर भी M होगा, और AKH का ऑर्डर भी कितना होगा, M होगा। क्लियर है। ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनके ऑर्डर्स भी बराबर होंगे। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ A1H यूनियन A2H AKH इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G। ये दोनों आपस में बराबर हैं तो उनके ऑर्डर भी बराबर होंगे। और ऑर्डर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसके पास M एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी M एलिमेंट्स, ऐसे करके M एलिमेंट्स हैं टोटल, और ऑर्डर ऑफ G कितना है, N है। तो कितनी बार M आएगा, 1 2 ऐसा करते करते K बार आएगा। तो ये टोटल K बार आ रहा है, M इंटू K बराबर N। तो यहाँ से फिर आपने K बराबर क्या ले लिया, N/M। तो इस प्रकार से ये क्या प्रूफ हो गया कि M इज डिवाइजर ऑफ N। इसको आप क्या लिख सकते हो, M डिवाइड्स N। ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। M का मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्लियर है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आपका लैग्रांज थ्योरम प्रूफ होता है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए,
हमने क्या क्या चीज़ें प्रूफ की हैं, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। अभी आपने इस थ्योरम को प्रूफ किया होगा तो आई होप कि आपने पूरा उसको लिखा होगा अपने से। अब उस चीज़ों को एक बार देखिए, मैं एक बार उसको रिपीट कर रहा हूँ फिर से। सबसे पहले हमने क्या किया, ग्रुप का ऑर्डर ले लिया n और सब ग्रुप का ऑर्डर ले लिया m। ओके, उसके बाद हमने क्या किया है, h1 h2 करके hm एलिमेंट्स मान लिए ना भाई। m एलिमेंट है तो h1 होगा, एक तो h2 होगा, ऐसा करते hm मान लिया। ये आपके डिस्टिंक्ट मेंबर्स माने हैं हमने इसको। अब हमने कोसेट बनाया तो कोसेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, हम बताएंगे कि कोसेट में भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। तो उसको हमने लिखा कि AH बराबर AH1 AH2 ऐसा करके एलिमेंट्स हैं। अब हम बताएंगे कि भाई AH1 बराबर AH2 हो गया तो H1 बराबर H2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास AH में m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ये चीज़ हमने बताया। अब हम क्या करेंगे, अब ये चीज़ एनी टू डिस्टिंक्ट लेफ़्ट कोसेट, कोई भी दो डिस्टिंक्ट लेफ़्ट कोसेट अगर मैं लेता हूँ तो वो डिसजॉइंट होगा, ये मैंने पढ़ा हुआ है पहले थ्योरम में, पिछले वीडियो लेक्चर में। उनमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे। अब अगर मैं ये देखूं कि G फाइनाइट ग्रुप है तो अलग अलग कोसेट भी फाइनाइट ही होंगे ना भाई। किसी भी ग्रुप में अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है, 10 ऑर्डर का ग्रुप है, तो उसके पास मैक्सिमम 10 कोसेट बन सकते हैं। अब उस 10 में डिफरेंट कितना बनेगा, या तो 10 के 10 बन जाएंगे डिफरेंट, या तो 8 9 6 5 4 ऐसे बने तो फाइनाइट ही तो बना भाई। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि सिंस G इज़ फाइनाइट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ, सॉरी राइट नहीं लिखना चाहिए हमको, लेफ़्ट लिखना चाहिए। लेफ़्ट कोसेट लिखेंगे ना भाई, हम लेफ़्ट कोसेट बना रहे हैं, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना। आप हो जाता है मिस्टेक, इतना बड़ा प्रूफ आप करोगे माइंड इधर से उधर चले जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना भाई इस चीज़ को। डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G विल बी फाइनाइट, वो भी फाइनाइट होगा। मान लिया कि K है। अब मैंने आपको थ्योरम के शुरू में इस चीज़ को बताया था कि किसी भी सब ग्रुप की हेल्प से जितने भी आप लेफ्ट कोसेट बनाओगे उन सब का यूनियन ग्रुप के बराबर होगा। अब इनमें हम जो फालतू चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा आपका यूनियन को बढ़ाने वाला है, उनको लेने का कोई ज़रूरत नहीं, जैसे ये सब चीज़ रिपीट होंगे, है ना भाई। डिस्टिंक्ट तो हमने मान लिया है कि K हुई बस डिस्टिंक्ट है, तो A1 से लेके K तक को लेते हैं, बाकी सब का यूनियन करने से कोई मतलब नहीं हो, तो वो रिपीट होगा, तो ये बराबर G होगा। अब इसमें ऑर्डर लगा देते हैं, दो एलिमेंट ये दोनों बराबर हैं तो इनका ऑर्डर्स भी बराबर होंगे। अब इनको ऑर्डर को कैसे काउंट करें, इसमें M एलिमेंट, इसमें N एलिमेंट, ऐसा करते करते टोटल K बार आएगा तो MK हो गया ये ना भाई। अगर 2 बार आता है तो 2K होता है, 3 बार आएगा तो 3K, तो M बार आएगा मतलब MK। अब M को नीचे ले आए तो इसका मतलब क्या हो, M इज डिवाइजर ऑफ N, है ना भाई। N क्या है, एक इंटीजर है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो यहाँ से हमारा लैग्रांज थ्योरम प्रूफ होता है कि द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक, तो ये आपके पास लैग्रांज थ्योरम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जनरली आता है, स्टेट एंड प्रूफ लैग्रांज थ्योरम। तो वहाँ पर आपको स्टेटमेंट भी नहीं दिया जाएगा, बोल देगा कि स्टेट एंड प्रूफ, तो आपको स्टेटमेंट लिखना और इसको पूरा अच्छे से प्रूफ करना है। कोई बहुत टफ प्रूफ नहीं है ये, थोड़ा सा आपको समझना है कि किस प्रकार से किसको पहले लिया जाए कि ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो ये जो थ्योरम है और ये जो टॉपिक है ग्रुप थ्योरी, जो आपका अभी फर्स्ट ईयर में जो है, फर्स्ट ईयर में जितना ग्रुप थ्योरी है वो आपके फाइनल ईयर में भी है। फाइनल ईयर में जो आप डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स का बुक पढ़ते हो उसमें भी शायद 4th यूनिट है ये ग्रुप थ्योरी, पूरा आपको ग्रुप थ्योरी फिर पढ़ना है, तो आपका फाइनल ईयर में भी काम आ जाएगा ये चीज़। अब अगर फाइनल ईयर का सिलेबस चेंज हो गया तो बात अलग है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो जो फाइनल ईयर में बच्चे लोग पढ़ रहे हैं वो लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से हमारा लैग्रांज थ्योरम प्रूफ होता है। आई होप कि आपको ये लैग्रांज थ्योरम समझ में आया होगा। मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि इससे रिलेटेड एक आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर ग्रुप ले लिया G बराबर ले लिया हमने ग्रुप, कौन सा ग्रुप ले लें हैं, Z8 ले लेते हैं। ठीक है, Z8 है, ऑर्डर ऑफ G कितना है आपका, 8 है। ठीक, तो लैग्रांज थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि इस ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होंगे उनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं H1 बनाता हूँ, एक सब ग्रुप एक ऑर्डर का बना लिया मैंने। ठीक, तो यहाँ से देखो मेरे को क्या क्या समझ में आ रहा है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक, तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा।
तो इसको उल्टा कैसे आप कर सकते हो, जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं किया उस ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है वो हमेशा डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ये चीज़ होगा, है ना भाई। अब अगर ऑर्डर ऑफ जो एच है वो डिवाइड नहीं किया तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं मिलेगा। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि 8 को जो जो भाग देता है उसी ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा मेरे को, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे बना सकते हो आप, ये हो गया सब ग्रुप, एक सब ग्रुप ये बना था 04, इसका ऑर्डर कितना है, 2 एलिमेंट्स हैं, 8 को डिवाइड करता है। इसका ऑर्डर कितना है 1, ये भी 8 को डिवाइड करता है। S3 मैंने बनाया था 0 2 4 6, इसका ऑर्डर कितना है 4, ये भी इसको डिवाइड करता है। और एक आपका G खुद हो जाएगा इटसेल्फ 8 ऑर्डर का, वो भी इसको डिवाइड करता है। तो यहाँ से बन गया ना भाई, 8 जितने भी सब ग्रुप हैं वो सब के सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से आप एक रिजल्ट लिख सकते हो कि कोई भी नंबर n फाइनाइट ग्रुप में ही फॉलो होगा ना, ये इनफाइनाइट में नहीं फॉलो हो जाएगा, सिर्फ फाइनाइट ग्रुप में। फाइनाइट ग्रुप में अगर m डिवाइड कर रहा है n को तो m ऑर्डर का एक, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलो जो है उसी को याद रखते हैं। द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप ना भाई। तो ग्रुप के सब ग्रुप के ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे, ठीक। हाँ, इसको ये बोल सकते हो कि जो डिवाइड नहीं करेगा उस ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं मिलेगा। जैसे कि 3 डिवाइड कर रहा है, क्या नहीं करता 8 को तो सब ग्रुप नहीं मिलेगा। 5 डिवाइड नहीं करता 8 को तो सब ग्रुप नहीं मिलेगा। 7 डिवाइड नहीं करता 8 को सब ग्रुप नहीं मिलेगा। 6 डिवाइड नहीं करता 8 को तो सब ग्रुप नहीं मिलेगा। देखो 3 5 7 6 ऑर्डर को मिला क्या आपको, सब ग्रुप नहीं मिला है। तो इस प्रकार से ये चीज़ हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको इसमें भी चेक कर सकते हो। Q8 में आपने सब ग्रुप बनाया था एक आइडेंटिटी का, है ना। एक सब ग्रुप बनाया था आपने 1 और -1 का। एक सब ग्रुप बनाया 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये बनाया था। एक और बनेगा 1 -1 के माइनस के बनेगा, और एक बनेगा 1 -1 जे और माइनस जे, और एक तो आपका Q8 बनेगा। इसका ऑर्डर 1 है, डिवाइड कर रहा है। इसका ऑर्डर 2 डिवाइड कर रहा है। ऑर्डर 4 डिवाइड कर रहा है। ऑर्डर 4 ये भी डिवाइड कर रहा है। ऑर्डर 4 ये भी डिवाइड कर रहा है। और ऑर्डर इसका 8 और ये भी इसको डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका लैग्रांजेस थ्योरम है। मैंने इसमें पूरा अपना एफर्ट लगाने का कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार इसको पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, कम से कम इसको 5 से 7 बार आपको लिखना पड़ेगा, देख कर। उसके बाद बिना देख लिखोगे तब जाके ये समझ में आएगा। तो अगर आप इतना मेहनत कर सकते हो तो ज़रूर इसको करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।